भी आँख खराब हो रहा है ना। चलिए पहले हम बात कर लें हमारे सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है ना। सो इफ़ वी टॉक अबाउट PSIR, हम सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वेरी सिंपली। क्लियर? पेपर 1 एंड पेपर 2। Clear? Now when it comes to paper 1 consists of further 2 parts, ठीक है। One is the theory portion, clear, and the second portion is Indian Constitution and government. Clear? Now when it comes to paper 2, it also have one part as comparative politics, साथ ही साथ IR। क्लियर? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और पेपर 2 पार्ट B इज सिंपली इंडिया एंड द वर्ल्ड। क्लियर? सो दिस इज व्हाट द 4 पार्ट्स ऑफ योर सिलेबस ऑफ ऑप्शनल, ठीक है। अब अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो पेपर 1 का पार्ट 2, that is in Indian Constitution and government, it is entirely your polity and governance. Clear? Paper 2, this particular section and this particular section, India and the world and international relations, ठीक है। इसे हम ये कह सकते हैं कि ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक है। क्लियर? सो कहीं ना कहीं सिलेबस वाइज ओवरऑल से ब्रॉड पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ब्रॉड पर्सपेक्टिव में वी कैन से दैट आवर GS पेपर 2 इज कवर्ड, ठीक है। अब अगर हम इन डेप्थ जाए तो पॉलिटिकल थियोरी वाले पोर्शन में, दैट इज पेपर 1 पार्ट A, इसमें how we start with theories. What exactly is political theory means, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत होते क्या है, अब समझना। when we are studying political science we need to understand politics। हमें पहले तो इस शब्द का मतलब समझना होगा, ठीक है। फिर इस पॉलिटिक्स शब्द को हम कितने अलग अलग डायमेंशन से समझ सकते हैं, because there is classical theory, then there is liberal theory, then there is behavioral theory. Clear? So there are multiple theories or aspects which is looked from the perspective, which looks into the perspective of politics. राजनीति को देखने का नज़रिया भी अलग अलग होता है। और अगर सामान्य शब्दों में समझाओ बेटा, so politics is mainly looked from 2 different perspectives. One from the top and second from the bottom. एक उन लोगों के नज़रिए से जो शासन करते हैं और दूसरा उन लोगों के नज़रिए से जिन पर शासन किया जाता है। क्लियर? तो एक सरकार आपकी तरफ से और एक सरकार की तरफ से तुम लोग, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, क्लियर, इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स। दोनों को समझना, अलग अलग दृष्टिकोण से राजनीति को समझना है। क्लियर? सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर द थियरीज ऑफ पॉलिटिक्स। उसमें अलग अलग थियरीज है। नॉर्मेटिव थ्योरी इज देयर, क्लियर, बिहेवियरल थ्योरी इज देयर, देन इन मॉडर्न टाइम्स, इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स एक पोस्ट बिहेवियरल थ्योरी भी इमर्ज हुई है, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो एक मानकात्मक पद्धति है, फिर एक व्यवहारात्मक पद्धति है और एक उत्तर व्यवहारात्मक पद्धति आ जाती है जो वर्तमान समय में प्रासंगिक है। क्लियर? सो ऑल दीज डायमेंशंस वी नीड टू अंडरस्टैंड।
क्लियर? अब जब आप बिहेवियरल थ्योरी समझेंगे तब आप समझेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली द इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस बट ऑल्सो द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स। किस प्रकार लोगों का व्यवहार दोनों तरह की बात कर रहा हूँ मैं फिर से, वो लोग जो शासन में हैं और वो लोग जो शासित हो रहे हैं, किस तरीके से दोनों का व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार शासन को प्रभावित करेगा। एक सिंपल से एग्जांपल से अगर हम समझे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर लेट मिस्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, द बिहेवियरल एस्पेक्ट, गवर्नमेंट सेम है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है, नियम भी वही है, संविधान भी वही है, बट एक की सरकार कमज़ोर सरकार मानी जाती है, दूसरे की सरकार मजबूत सरकार मानी जाती है। रीज़न, द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। क्लियर? सो पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली द रूल्स एंड रेगुलेशंस। राजनीति सिर्फ नियम एवं प्रक्रियाएं नहीं है बेटा, राजनीति किस प्रकार से की जाएगी और किन व्यक्तियों के साथ की जाएगी, उन व्यक्तियों का व्यवहार क्या होगा, इसे समझना भी है। क्लियर? सो यही सारी चीजें वी नीड टू स्टडी इन द वेरी फर्स्ट यूनिट। क्लियर? देन देयर इज a term which we use quite frequently, that is the state। ठीक है? और स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? A definite territory having a rules and regulations and sovereignty, that is a state, है ना? But understanding of this state कैन बी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। इस राज्य को भी अलग अलग दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है, उदारवादी दृष्टिकोण से राज्य कैसा होगा, ठीक है। देन देर इज क्लासिकल थियोरी ऑफ स्टेट। क्लियर? हाउ दैट क्लासिकल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट सजेस्ट कि स्टेट का नेचर क्या होगा। एंड इट इज़ नॉट ओनली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट विच इज़ रिक्वायर्ड, स्टेट का रिलेशन इंडिविजुअल्स के साथ किस तरह का होगा, ठीक है, किस तरह के राज्य में किस तरह का संबंध होगा, व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है या राज्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे इफ़ द स्टेट इज़ लिबरल, अगर राज्य उदारवादी हुआ तो वहाँ पे व्यक्ति के स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम विल बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस। क्लियर? एंड इफ द स्टेट इज ट्रेडिशनल स्टेट और क्लासिकल स्टेट, ठीक है, तो वहाँ पर इंडिविजुअल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट, रादर स्टेट विल बी कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो अगर हम ट्रेडिशनल थियरीज की बात करें, चाहे हम प्लेटो की बात कर ले, चाहे हम एरिस्टोटल की बात कर ले, चाहे हम मैकियावेली की बात कर ले, ठीक है, दीज आर द क्लासिकल थियोरिस्ट जो मानते हैं कि व्यक्ति का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से संभव ही नहीं है। व्यक्ति का अस्तित्व तभी संभव हो सकता है जब वह राज्य में हो। और अरस्तु बहुत अच्छी बात कहता है बेटा, द वन हु इज नॉट लिविंग इन अ स्टेट इज ईदर गॉड और अ बीस्ट। वह इंसान जो राज्य में नहीं रहता या तो भगवान है या दानव है, शैतान है। क्लियर? मतलब सिंपल लैंग्वेज में व्यक्ति के एग्जिस्टेंस के लिए, फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, स्टेट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये कौन सी थ्योरी है? क्लासिकल थ्योरी। वहीं लिबरल थ्योरी क्या कहती है? दैट इट इज द इंडिविजुअल्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट। जब तक व्यक्ति नहीं होंगे राज्य का अस्तित्व संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज द इंडिविजुअल्स हु कलेक्टिवली फॉर्म्स द सोसाइटी एंड फ्रॉम सोसाइटी इट इज द स्टेट विच कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, द थ्योरी ऑफ लॉक एंड रूसो, जिन्होंने एथिक्स पढ़ा है उन्हें पता होगा। ठीक है, एथिक्स में हमने पढ़ा है रूसो के बारे में, लॉक के बारे में भी पढ़ा है कि कैसे व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करके सिविल सोसाइटी बनाते हैं और फिर वो सिविल सोसाइटी से वो स्टेट क्रिएट होता है। क्लियर? सो देर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टेट। फिर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट भी है, ठीक है, फिर कम्युनिस्ट पर्सपेक्टिव भी है। मार्क्सिज्म में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव है, नियो मार्क्सिज्म भी आ जाता है, नियो लिबरलिज्म भी आ जाता है।
क्लियर? सो राज्य को सिर्फ एक दृष्टिकोण से नहीं समझते, जो एक जनरल टेंडेंसी है हमारी, स्टेट इज वन विच इज मेंशन इन आर्टिकल 12। जीएस में हमारी समझ कितनी है? अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा लिखी हुई है वही राज्य है, ठीक है, जिसमें केंद्रीय कार्यपालिका शामिल है, ठीक है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय विधायिका शामिल है, ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन अबव अंडर द 3। क्लियर? बस इतना ही राज्य है। बट हम राज्य को भी अलग अलग दृष्टिकोण से समझते हैं इन द वेरी सेकेंड यूनिट, ठीक है। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इन पॉलिटिकल साइंस इज द थियरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। नाउ व्हाट जस्टिस इज मेंट फॉर यू? व्हाट इज जस्टिस बेटा? अगर मैं तुम लोगों से पूछूं न्याय क्या है, क्या है बेटा न्याय? टू ट्रीट इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, है ना? हु सेड दैट? एरिस्टोटल, है ना? बट क्या न्याय सिर्फ इतना ही है? नो, जस्टिस इज अंडरस्टूड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। विभिन्न विचारकों द्वारा न्याय को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करते हैं सिफेलस की, प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर, ठीक है, he considered that justice is something which supports the brave, the stronger one। न्याय वो है जो शक्तिशाली लोगों का समर्थन स्थापित करे या उन्हें उनका पक्ष ले, ठीक है। वहीं सोक्रेट्स क्या कहते हैं? जस्टिस इज नीदर इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग नॉर इन फेवर ऑफ वीक। न्याय जो है वो ना तो शक्तिशाली के पक्ष में होता है न ही कमजोर के पक्ष में होता है। न्याय सभी पर समान रूप से लागू होता है, ये सुकरात कहते हैं, ठीक है। वहीं न्याय के लिए जो अवधारणा है किसकी? प्लेटो की। क्लियर? प्लेटो कंसीडर्स जस्टिस फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। प्लेटो मानते हैं कि जस्टिस will be established only when every individual will contribute to the society as per their characteristics, ठीक है। प्लेटो का मानना यह है कि जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार राज्य में योगदान देगा उस स्थिति में न्याय स्थापित होगा, ठीक है। वहीं एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि जब राज्य सभी लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकार प्रदान करेगा तब न्याय होगा। इसका मतलब क्या हुआ? द सेम वर्ड जस्टिस इज हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स, ठीक है। एंड इन पॉलिटी व्हाट वी स्टडी, जस्टिस इज हैविंग 3 डायमेंशंस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। यही प्रस्तावना में लिखा हुआ है, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ठीक है। मीन्स व्हाट कि न्याय ही पढ़ना है हमें जीएस पेपर 2 में भी और न्याय ही हमें पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में भी। बट यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ जस्टिस होगा, जो न्याय की अवधारणा होगी वो और अधिक विस्तृत हो जाएगी, ठीक है। हम हर एक दृष्टिकोण से न्याय को समझेंगे। क्लियर? आफ्टर दिस द सेम थिंग needs to be implemented from the perspective of quality. Then we need to understand democracy as well. We need to understand rights as well. अधिकार समझने हैं, ठीक है। अब आजकल जो नया ट्रेंड आ रहा है यूपीएससी का बेटा, यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन राइट्स। अधिकारों पर यूपीएससी बहुत ज़्यादा बल दे रही है। हर साल आप देखिए, सिर्फ ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ, जीएस पेपर 2 में आपको फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तुम्हें, तो फिर तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ह्यूमन राइट से। क्लियर? सो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ राइट्स एंड नॉट ओनली दिस। कुछ साल पहले यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन पूछा था, राइट टू वोट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ह्यूमन राइट, लीगल राइट और स्टैट्यूटरी राइट।
क्लियर? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. मैं अभी आंसर नहीं पूछ रहा बेटा, है ना. अभी आंसर नहीं पूछा. मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यूपीएससी अब प्रीलिम्स में, साथ ही साथ मेंस में, ठीक है, सिर्फ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है. ठीक है, वो ट्रेडिशनल को और थोड़ा सा इलेबरेट करते हुए उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है. क्लियर? और उसके लिए हमें अधिकारों को अलग अलग तरीके से समझना होगा. वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्लियर? एंड दैट इज़ व्हाट राइट्स इज ऑल अबाउट. नाउ व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी, अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र की सबसे सरल परिभाषा क्या है, जो लिंकन साहब देके गए हैं हमें? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना. लोकतंत्र सरल शब्दों में यही है. और हम लोकतंत्र को क्या मानते हैं? अगर मैं बात करूं तो जनता का शासन स्वयं के लिए, यही डेमोक्रेसी है. ठीक है, बट इस डेमोक्रेसी के भी अलग अलग टाइप्स है. ठीक है, जनरली वी स्टडी टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज, वन डायरेक्ट, सेकंड इनडायरेक्ट. और इंडिया में क्या है, कौन सी है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. ठीक है, इट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी विच इज देयर इन इंडिया. ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स क्या है बेटा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जानते हो तुम लोग ना, जहां व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में स्वयं भाग न लेते हुए अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेता है. आप अपने सांसद और विधायक चुनते हो. ठीक है, क्या प्रत्यक्ष रूप से आप सरकार में शामिल होते हो? नहीं, आप अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार में शामिल होते हो. ठीक है, दैट इज व्हाट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. क्लियर? प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र. साथ ही साथ देयर इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एज वेल. क्लियर? देन देयर इज प्रोसीजरल डेमोक्रेसी एज वेल. देन देयर इज सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी एज वेल. ठीक है, एंड अबव इट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज. ठीक है, लाइक रिप्रेजेंटेशन तो है इंडिया में, बट इज इट फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन? द आंसर इज नो. भारत में प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व नहीं है. प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व बेटा कनाडा में है. कैसे? यहां पर मंत्री बनने के लिए कोई विशेष योग्यता चाहिए? नहीं. जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य का नॉलेज भी नहीं है वो स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है. ठीक है, जिस व्यक्ति ने कभी स्पोर्ट्स में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया है, ठीक है, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी साहब है हमारे, और अब आईसीसी के चेयरमैन भी, है ना. क्यों? बिकॉज हैविंग सम कनेक्शन. और फिर हम बात करते हैं नेपोटिज्म नहीं है. राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट जय शाह, है ना. नो क्रेडेंशियल्स ऑफ स्पोर्ट्स. ठीक है, उसके बाद आजकल एक नए और इंसान आ रहे हैं बेटा, कुछ दिनों में ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाले हैं. ठीक है, नाम मैं भूल रहा हूँ इनका. ठीक है, ये है अरुण जेटली के बेटे, जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन बन चुके हैं, रोहन जेटली. थैंक यू. ठीक है, सो कोई करियर नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं स्पोर्ट्स में, बट दे आर रूलिंग द बॉडी. क्या ये डेमोक्रेसी का प्रॉपर रूप है या सही रूप है? नहीं. ज़्यादा बेटर क्या है? द वन हु इज नॉलेज ऑफ हेल्थ should lead the health sector. The one who is having knowledge of sports needs to lead sports. The one who is having knowledge of finance needs to lead finance. वरना काम कैसे खराब होगा? जैसे भारत में हो रहा है ना. चाहे जीएसटी की बात कर लो, चाहे पूरा रेवेन्यू सिस्टम की बात कर लो. ठीक है, with all due respect to the finance minister, she is not working efficiently. ठीक है, क्लियर? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर स्पोर्ट्स मिनिस्टर. ठीक है, मेडल्स कितने आ रहे हैं बेटा हमारे ओलंपिक में? 6. पिछले साल 6, उससे पहले 7. ठीक है, और अगर
फंक्शनल डेमोक्रेसीज की बात करें, कनाडा की अगर हम बात करें, ठीक है, कनाडा इज ब्रिंगिंग मेडल्स इन डबल डिजिट, मोर देन 50, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ना। अगर आपको किसी एक क्षेत्र के बारे में विशेषज्ञ ज्ञान है तो आप उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, क्लियर। सो वहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. One is democratic representation, who is elected should be given the chance, and then there is functional representation. So we need to understand डेमोक्रेसी, हमें लोकतंत्र को भी अलग अलग दृष्टिकोण से समझना होगा, ठीक है। उसी की तरह मैंने एक कॉन्सेप्ट और तुम लोगों को पढ़ाया था एथिक्स में, जॉन स्टुअर्ट मिल में। मिल क्या कहता है, दैट दोज हु आर हैविंग एक्स्ट्रा स्किल्स एंड नॉलेज शुड बी प्रोवाइडेड विथ एक्स्ट्रा वोट्स। जिन लोगों के पास अधिक ज्ञान होता है उन्हें एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। अगर कोई अनस्किल्ड लेबर है, ठीक है, तो उसके पास कितने वोट होने चाहिए, एक। कोई स्किल्ड लेबर है तो उसके पास दो। क्यों, क्योंकि उसके पास स्किल है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो अगर उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है तो द पर्सन शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस। द वन हु इज अ टीचर और फिलोसोफर नीड्स टू बी प्रोवाइडेड विथ ग्रेटर एक्स्ट्रा वोट्स। इन दैट वे क्या होगा, क्योंकि लोगों में तार्किकता अधिक है, लोगों में ज्ञान अधिक है, वो अपने ज्ञान का प्रयोग ज़्यादा बेहतर रूप में करेंगे। कल भी मैंने बात की थी फिलोसोफर किंग की, विच इज़ बिंग सेड बाय सोक्रेट्स, ठीक है, विच इज़ बिंग सपोर्टेड बाय प्लेटो, क्लियर। सो जब हम फिलोसोफर किंग की बात करते हैं तो फिलोसोफर किंग या दार्शनिक राजा क्यों होना चाहिए बेटा, ताकि वह अपनी तार्किकता का सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रयोग करे, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है अबाउट द रेलेवेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, वर्तमान लोकतंत्र की प्रासंगिकता और क्या इसमें बदलाव किया जाना चाहिए, ठीक है, तो एक होगा आपके नॉर्मल सजेशंस, ठीक है, और दूसरे होंगे वो सजेशंस जो तुम फिलोसोफर्स के बेसिस पे दोगे। चाहे आप मिल का सजेशन दे दो, ठीक है, चाहे आप किसी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का सजेशन दे दो, चाहे आप फंक्शनल डेमोक्रेसी का सजेशन दे दो। इफ़ योर आंसर इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय फिलोसफी, वेयर यू विल फेच एक्स्ट्रा मार्क्स, एक पॉलिटी के आंसर में या एक आंसर विथ फिलोसॉफिकल बेसिस में, कहाँ ज़्यादा नंबर दोगे अगर तुम इवैल्यूएटर हो तो, सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं है बेटा, बात किसकी है, दार्शनिकों की, ठीक है। और अगर दार्शनिक कुछ कह रहे हैं तो वो बात तो इवैल्यूएटर भी नहीं काट सकता, ठीक है, वो पॉइंट पे तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू नीड टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स इन योर GS2 और इन योर GS4, क्लियर। सो दीज आर सम थियरीज विच यू नीड टू स्टडी। और इसके बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे पार्ट 1 के, और वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और भी कॉन्सेप्ट्स है बेटा, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज देयर, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिमनी इज देयर, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, जो तुम्हारे GS में हेल्प करेंगे, क्लियर। अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की अगर मैं बात करूं तो समझना, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में सबसे स्टार्टिंग में है आपका धर्मशास्त्र, ठीक है, और धर्मशास्त्र के बाद अगला है अर्थशास्त्र, ठीक है, फिर बौद्ध दर्शन की बात करते हैं, और उसके बाद आधुनिक काल में जब हम आते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है गांधी, ठीक है। गांधी इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा,
चाहे तुम्हारा कोई भी ऑप्शनल हो, ठीक है। अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो एक बात याद रखो, गांधी को समझ लो, ठीक है। इतने महत्वपूर्ण है गांधी यूपीएससी के लिए, ठीक है। अब अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जीएस पेपर 2 में एक क्वेश्चन बहुत ही प्रोमिनेंटली पूछा जाता है और वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर रिपीटेडली, ठीक है। या तो उसकी फंक्शनिंग को लेकर पूछेगा, ठीक है, या उसकी प्रॉब्लम्स को लेकर पूछेगा, ठीक है, या उसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है ये पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरीका ये है कि जो टू द पॉइंट हमें पॉइंट्स पता है सिर्फ हम वो लिखें, ठीक है, ज़रूरत भी इसी चीज़ की है। बट अगर उस आंसर के कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जैसे प्रश्न की मांग होगी उस हिसाब से अगर आप प्रस्तावना में या उसके निष्कर्ष में गांधी को कोट कर देते हैं, ठीक है, कि भारत, वास्तविक भारत गांवों में बसता है, ठीक है, और टू रियलाइज ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी वी नीड टू एम्पावर द विलेजेस, जो गांधी कहते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर इम्पैक्टफुल बनता है नहीं बनता है? क्लियर? सो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक योर आंसर्स मोर इम्पैक्टफुल, कि आप प्रैक्टिकल चीज़ें भी लिख रहे हो और प्रैक्टिकल चीज़ें लिखने के साथ साथ आप उसे थ्योरी से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और जब आप उसे थ्योरी से कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपका आंसर फिलोसॉफिकल भी हो जाता है और प्रैक्टिकल भी हो जाता है। क्लियर? एक ऐसा बेस्ट आंसर बन जाता है जिसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है, मतलब यू हैव एस्टेब्लिश्ड द बैलेंस। ना तो आप बहुत ज़्यादा व्यवहारिक बातें लिख रहे हो, ना बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक बातें लिख रहे हो। और यूपीएससी में हमेशा एक चीज़ कही जाती है, हर एक टीचर यही बात कहेगा तुम्हें बेटा यूपीएससी में, कि अपने आंसर्स में बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट करो, ठीक है। और बैलेंस अप्रोच सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स की नहीं, बैलेंस अप्रोच थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों की। सैद्धांतिक बातें भी लिखनी है और व्यवहारिक बातें भी लिखनी है। सिर्फ व्यवहारिक बातें लिखोगे नंबर कम मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ सैद्धांतिक बातें लिखोगे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर दोनों बातें लिखोगे, सैद्धांतिक भी व्यवहारिक भी, ठीक है, बाकी बच्चों की तुलना में नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। बच्चे बार बार कमेंट करते हैं, बार बार कंप्लेन करते हैं, सर इस क्वेश्चन में मैंने सारी चीज़ें लिख दी थी फिर भी नंबर नहीं मिले, ये पेपर मेरा सबसे अच्छा गया था फिर भी इसी में सबसे कम नंबर आए, ठीक है। उसका रीज़न यही होता है बेटा कि या तो हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आंसर लिख देते हैं, ठीक है, ग्राउंड रियलिटीज से जुड़े हुए, ठीक है, वहाँ हम फिलॉसफी को ऐड ऑन नहीं करते, या फिर हम उस आंसर में जब हमारे पास कंटेंट नहीं होता है ना, तुम लोगों की आदत बताता हूँ, जब कंटेंट नहीं होता है, चीज़ें लिखने के लिए नहीं होती है, फिर फिलॉसफी छापना शुरू कर देते हो, है ना। तो फिर वहाँ पे वो फिलॉसफी के नंबर मिल जाएंगे, बट क्योंकि कंटेंट प्रैक्टिकल बातें भी तो लिखनी ज़रूरी है, तो इसीलिए फिर वो नंबर नहीं मिलते। बातें दोनों सही है बट नंबर कब मिलेंगे एक्स्ट्रा? जब तुम दोनों बातें लिखोगे, ठीक है। और इसीलिए अगर स्थानीय निकायों से कोई भी प्रश्न आया है, ठीक है, तो तुम्हें कोशिश करो कि तुम गांधी को कोट कर दो वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, तब वो तुम्हें एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, ठीक है। तब वो इवैल्यूएटर को समझ में आएगा कि इसे प्रैक्टिकल रियलिटीज़ के साथ साथ फिलॉसफी भी जानता है और उस फिलॉसफी को कहाँ यूज़ करना है ये भी इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है। क्लियर? तो वो एक जो इम्प्रेशन क्रिएट होगा दैट विल बी अ पॉजिटिव इम्प्रेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको जो भी अपना रिप्रेजेंटेशन देना है बेटा मेंस में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों से देना है। वो आपको देख नहीं रहा है, आपकी पर्सनैलिटी जज नहीं कर रहा है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो 150 शब्द है, सिर्फ और सिर्फ वो 250 शब्द है, जहाँ आपको हर वो बात बता देनी है जिससे वो तुम्हें एक्स्ट्रा नंबर दे। वो हर क्वेश्चन में, या फिर मान लो उदाहरण के तौर पे 20 क्वेश्चन आते हैं जीएस में, ठीक है, 20 में से अगर 10 क्वेश्चन में भी तुम्हें वो एक एक नंबर एक्स्ट्रा उसने दे दिया, ठीक है, तो 4 पेपर के कितने नंबर हो गए बेटा तुम्हारे? 40,
ठीक है। और 40 नंबर अगर तुम्हारे बढ़ गए तो तुम्हारी रैंक कितनी बढ़ेगी? 400, क्योंकि 1 मार्क्स पे लगभग 10 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो 40 नंबर अगर तुम वो एक्स्ट्रा निकाल के लेकर आए, ठीक है, तो तुम्हारी जहाँ 800 पे रैंक होगी वो 400 पे पहुँच जाएगी, या 400 पे होगी तो वो टॉप 100 में आ जाओगे, राइट। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम जीएस के आंसर्स लिखते हुए फिलॉसफी ऐड करो उन पेपर्स में जहाँ कर सकते हो। पता चला ज्योग्राफी में फिलॉसफी लिख रहे हो, है ना, वो खतरनाक हो जाएगा बेटा, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ कर सकते हैं, किया जा सकता है, बट जीएस में जिस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है वहाँ फिलॉसफी यूज़ करना मुश्किल है। हाँ, आर्ट एंड कल्चर में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में यूज़ कर सकते हो। इकोनॉमी के अगर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड, ठीक है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, वहाँ तुम फिलॉसफी ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, बट जीएस पेपर 2 में बहुत स्कोप है तुम्हारे पास उस फिलॉसफी को ऐड करने का। क्लियर? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिपीटेडली, पीछे नजर आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे कौन बताएगा क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? पढ़ा हुआ है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बेटा? टूथ ईयर वालों से नहीं पूछूंगा, उन्हें नहीं पढ़ा है मैंने ये चीज़, है ना, तो तुम लोग बच गए। रिपीटेडली ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है बेटा, ठीक है, रिपीटेडली हम बार बार इस चीज़ को बात कर रहे हैं। इफ़ नॉट, और मैं ये भी बता देता हूँ जिन लोगों को मैंने पॉलिटी पढ़ाया है, कहाँ पढ़ाया होगा? 1 ईयर वालों में। हाँ, तुम लोगों को नहीं पढ़ाया है ना। जब मैंने पढ़ाया है जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, ठीक है, न्यायिक समीक्षा, या फिर जुडिशियल ओवररीच, यहीं पर एक और वर्ड का यूज़ हमने किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को 2 तरीके से समझा जा सकता है। एक संविधान के दृष्टिकोण से, ठीक है, बट संवैधानिक दृष्टिकोण के साथ समझते हुए अगर आप इसमें पॉलिटिकल साइंस का बिहेवियरल स्कूल ऐड करते हैं, ठीक है, इन आंसर राइटिंग, व्यवहारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है कि किस प्रकार जो सत्ता पर आसीन लोग होते हैं उनके स्वयं के व्यवहार, उनके स्वयं के आदर्श संवैधानिक नैतिकता को प्रभावित करते हैं। अगर आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तुम लोगों को, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज द मोरालिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान द्वारा कुछ नैतिकता निर्धारित की है, जैसे कि नागरिक अधिकार, ठीक है, जैसे कि सेना पर नागरिक नियंत्रण। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस? प्रेसिडेंट। हु इज अ सिविलियन ऑफिसर? मतलब सेना तो है, बट सेना पे नियंत्रण किसका है? राष्ट्रपति का, जो एक सिविलियन ऑफिसर है, ठीक है। उसी तरीके से सिविल लिबर्टीज तो है, फंडामेंटल राइट्स तो है, बट एब्सोल्यूट है क्या? नहीं, दे आर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है या अनलिमिटेड है? रिस्ट्रिक्टेड है। पार्लियामेंट की जो पावर है वो अनलिमिटेड है या बेसिक स्ट्रक्चर से रिस्ट्रिक्टेड है? बेसिक स्ट्रक्चर से रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब क्या? संविधान ने ही स्वयं के लिए
कुछ नैतिकता निर्धारित की है कि किसी भी तरीके से एक्सेसिव यूज ऑफ पावर नहीं होगा, ठीक है। ये तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण, कि शासन के जो तीनों अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र है, ठीक है, और एक दूसरे के कार्यों की निगरानी करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है। अब ये तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाले क्वेश्चन में अगर आप व्यवहारवाद को शामिल करते हैं, इवन इफ यू मेंशन बिहेवियरलिज्म एज अ वर्ड ओनली, ठीक है, सिर्फ एक शब्द के रूप में अगर आप व्यवहारवाद लिखते हैं, आ जाओ बेटा आ जाओ, तो भी चलेगा, ठीक है। इवैल्यूएटर विल कम टू नो दैट यू आर हैविंग नॉलेज ऑफ बिहेवियरलिज्म, ठीक है। सिमिलरली इफ यू यूज द फिलॉसफी ऑफ मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो मॉन्टेस्क्यूज फिलॉसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब आप उस फिलॉसफी के साथ आंसर लिखेंगे, यू विल गेट मोर मार्क्स देन अदर्स। आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन, कि जहां हम दर्शन को तो समझ रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ें समझ रहे हैं, बट प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने के साथ साथ उनका जो फिलोसॉफिकल बेसिस है, वाई वी हैव अडॉप्टेड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ओनली, भारत में इसी तरह का लोकतंत्र क्यों हमने अपनाया और क्यों यही लोकतंत्र भारत में सर्वश्रेष्ठ है। जब इसका सैद्धांतिक आधार तुम्हें समझ में आ जाएगा तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड या डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे बेहतर जस्टिफाई कर पाओगे। क्लियर? Not only from philosophical perspective but also from practical perspective. आई बात समझ में? So this is your paper 1 part 1, ठीक है। Now coming on to paper 1 part 2. Now this is very simple. ये जो दृष्टिकोण है, ये जो पार्ट है, ये सबसे इजी पार्ट है बेटा पूरे तुम्हारे ऑप्शनल का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पढ़ना क्या है, जीएस पेपर 2, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। बट समझना, यहाँ पे पढ़ने का जो नज़रिया है वो अलग है। अलग कैसे है? इस टॉपिक का पहला ही यूनिट कहता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ नेशनलिज्म। अब राष्ट्रवाद आपने पढ़ा हुआ है ना? हिस्ट्री भी पढ़ रखी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बोलो हाँ, है ना? 1 ईयर वालों की बात हो रही है ना? 2-3 ईयर वालों को अभी थोड़ा सा लेवरेज है, 1 ईयर वालों ने पढ़ रखी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, है ना? अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों ने अलग अलग पर्सपेक्टिव पढ़े हुए हैं, ठीक है। किस हिसाब से? मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ रखी है, एम.एन. रॉय पढ़ा ही होगा, सत्यभक्ता पढ़ा ही होगा, ठीक है, सोशलिस्ट पढ़ा ही होगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1936, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, है ना? मतलब उसे हमने अलग अलग घटनाक्रम के हिसाब से पढ़ा है इतिहास में, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ नेशनलिज्म, मतलब भारतीय आज़ादी को और भारतीय राष्ट्रवाद को देखने का जो नज़रिया था वो गर्मपंथियों का कैसा था, नरमपंथियों का कैसा था, साम्यवादियों ने किस तरीके से स्वतंत्रता को समझा। क्योंकि समझना बेटा, हर किसी का लक्ष्य तो स्वतंत्रता ही था, ठीक है, बट हर इंसान की या हर दृष्टिकोण की जो स्वतंत्रता का धारणा थी वो अलग अलग थी।
मॉडरेट्स कभी नहीं चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उनका कॉन्सेप्ट क्या था? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, डोमिनियन भी नहीं, रिप्रेजेंटेशन। वहीं जब एक्सट्रीमिस्ट्स आए, गर्मपंथी आए, तब उन्होंने बात करना शुरू किया स्वराज की, और वो स्वराज भी पूर्ण स्वराज नहीं था। मतलब उनके लिए भी स्वतंत्रता का जो धारणा थी वो अलग थी। उनका दृष्टिकोण स्वतंत्रता को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर अलग था। जो साम्यवादी थे, कम्युनिस्ट जो थे, उनका परसेप्शन अलग। मतलब हिस्ट्री में या पॉलिटी में जो हम कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन पढ़ते हैं, संविधान का जो विकास पढ़ते हैं, वो अधिनियमों के आधार पर पढ़ते हैं या घटनाओं के आधार पर पढ़ते हैं। अगर इतिहास की बात करें तो कैसे बंगाल का विभाजन हुआ, फिर एंटी पार्टीशन हुआ, फिर मॉर्लेमेंटो हुआ, फिर 1919 का चेम्सफोर्ड हुआ, माउंटफोर्ड हुआ, ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। मतलब एज अ सीक्वेंस वी स्टडी इन हिस्ट्री, ठीक है। इन पॉलिटी हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, काउंसिल एक्ट, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट। क्लियर? तो यहाँ ना तो हमें पढ़ना है वो इवेंट्स, ना हमें पढ़ना है वो एक्ट्स। हमें क्या पढ़ना है कि इन लोगों द्वारा स्वतंत्रता को किस नज़रिए से देखा गया, या स्वतंत्रता के मायने क्या हुए। राष्ट्रवाद अलग अलग है ना। और वही अगर आप पॉलिटी में समझेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पहला ही पॉइंट क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चेरिश इट्स नोबल आइडियाज। क्लियर? सेकेंड इज आइडियोलॉजीज विच इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल। वे विचारधाराएं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया, उनके प्रति सम्मान करे। ठीक है, तो वो समझने के लिए यू नीड टू स्टडी दिस। क्लियर? देन मेजरली वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के अलग अलग अंग, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। ठीक है, अब समझना बेटा, जनरली होता ये है कि हम यहाँ पर भी वही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बट पॉलिटी में क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव होता है प्री और मेंस दोनों, तो वहाँ हम फैक्ट्स को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। बट जब हम PSIR की बात करते हैं तो वी फोकस ऑन एनालिसिस। ठीक है, कि डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच व्हाट एग्जैक्टली आर द रिलेशंस। क्लियर? और जब आप इन रिलेशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है, ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हैं। क्यों? क्योंकि GS में वो स्कोप नहीं होता है हमारे पास इलेबरेट करने का। ठीक है, PSIR में हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि हम हर एक टॉपिक को डिटेल डिस्कशन कर लें। क्लियर? तो जब हम यहाँ डिटेल डिस्कशन करते हैं तो यू डेवलप्स योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिफरेंट आइडियाज़। ठीक है, हम चेक एंड बैलेंस की तो बात करते हैं पॉलिटी में, बट वो चेक एंड बैलेंस है क्या, उसके क्या पॉजिटिव्स है, उसके क्या नेगेटिव्स है, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए, वो समझने के लिए हमें थोड़ा डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो अप्रोच होता है समझने का सरकार को, इट इज़ मोर एनालिटिकल इन नेचर। ये यहाँ ज़्यादा विश्लेषणात्मक प्रक्रिया से अध्ययन होता है। ठीक है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी। क्लियर? एंड देन वी नीड टू स्टडी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अब इस इंस्टीट्यूशंस में दोनों तरह के बॉडी आ जाएगी बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल भी और स्टैट्यूटरी भी, संवैधानिक भी और सांविधिक भी। दोनों ही तरह के जो भी निकाय होंगे वो हमें पढ़ना है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ पॉलिटी ओनली। पॉलिटी में भी यही सारी चीज़ें पढ़नी है,
ऑप्शनल में भी यही सारी चीज़ें पढ़नी है. बट व्हाट मेक्स द ऑप्शनल इंटरेस्टिंग हियर, दिस इज यूनिट नंबर 1, जहाँ राष्ट्रवाद के विभिन्न दृष्टिकोण समझना है. और लास्ट यूनिट जो है इस पार्ट की, ठीक है, दैट इज डिफरेंट मूवमेंट्स. विभिन्न आंदोलन. कौन से आंदोलन? वे आंदोलन जो स्वतंत्रता के पश्चात हुए हैं. किससे जुड़े हुए? वुमेन राइट्स, ट्राइबल राइट्स, फार्मर्स, ठीक है, उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस प्लस एनवायरमेंट. इतिहास में आपने कहाँ तक के आंदोलन पढ़े बेटा? स्वतंत्रता के पूर्व तक के, ठीक है. जो सबसे लास्ट मूवमेंट आप पढ़ते हो वो होता है तिभागा, है ना, जो 1940s में हुआ था, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के रूप में, ठीक है. बट आज़ादी के बाद भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है. आप ही के क्षेत्र से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जेपी मूवमेंट चला था. जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये वो लीडर है बेटा जिन्होंने सोशलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है. तो सारा पॉलिटिक्स समझने के बाद कैसे हमारे पॉलिटिकल प्रोसेसेस में चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ जेपी, बिकॉज ऑफ द एंटी इमरजेंसी मूवमेंट, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ राम मनोहर लोहिया, ठीक है. ये सारे आंदोलन जो स्वतंत्रता के बाद हुए हैं उनका दृष्टिकोण क्या रहा है, उन्होंने किस तरीके से भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है, ठीक है. जो पॉलिटी में आपको वो स्कोप नहीं मिल रहा है समझने का, हम ये तो समझ लेते हैं कि नेहरू का काल क्या था, नरेंद्र मोदी का शासनकाल क्या है, ठीक है. बट वो परिवर्तन आया क्यों है? वो आया है अलग अलग दृष्टिकोणों को समझ के या अलग अलग आंदोलन से, ठीक है. चाहे वो सोशलिस्ट मूवमेंट हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट मूवमेंट हो पोस्ट 1990s, ठीक है, या फिर वो बिहेवियरल थॉट हो, ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू स्टडी हियर in this. Clear? So approach here in GS polity, ठीक है, GS paper 2 is more factual and less analytical. बट यहाँ पर जो हमें संविधान पढ़ना है वो संविधान के प्रारूप के साथ साथ, प्रावधानों के साथ साथ, प्रोविजंस के साथ साथ we need to study it from the perspective of कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एज वेल, ठीक है, कि किस तरीके से डिफरेंट फिलॉसफीज ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेसेस को इंस्पायर किया है, इम्पैक्ट किया है. क्लियर? और ये सारा आपका बन जाता है पेपर 1. क्लियर? अब इस पेपर 1 से ओवरऑल अगर मैं बात करूं, सो वेरी इजीली यू कैन क्रिएट न्यूमरस इनसाइट्स. कैसे? जिसे आप पेपर 2 में यूज़ कर सकते हैं जीएस के, जैसे कि एक फिलॉसफी, पीएसआईआर के फिलॉसफी आप जीएस पेपर 2 में ऐड अपॉन कर सकते हैं, ठीक है. इफ द क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ इलेक्शन और डेमोक्रेसी, ठीक है, इस इम्पैक्ट को समझाने के लिए आप अलग अलग आंदोलन या अलग अलग विचारधाराओं को कोट कर सकते हैं. क्लियर? प्लस यू कैन यूज कोट्स ऑफ डिफरेंट फिलोसोफर्स, ठीक है. क्यों? ताकि आप अपने आंसर को ज़्यादा बेहतर बना सके अन्य बच्चों की तुलना में, ठीक है. क्यों ये बात बार बार हो रही है बेटा कि तुम्हें आंसर्स को बेटर बनाना है? क्योंकि प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स इज अ स्टेज ऑफ रिजेक्शन, ठीक है.
यहाँ पे बच्चे रिजेक्ट होते, सेलेक्ट नहीं होते, ठीक है। जो गलतियाँ ज़्यादा करेगा वो रिजेक्ट होता जाएगा, ठीक है। बट मीन्स इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पर जो बेस्ट करेगा, जो बाकियों से बेहतर करेगा, वो सेलेक्ट होगा। और यहाँ पे तुम्हारा स्कोर सिर्फ और सिर्फ तुम पे डिपेंडेंट है। क्लियर? प्रीलिम्स में तो तुम्हारे अलावा बाकी बच्चों पे भी डिपेंडेंट है ना। मान लो तुमने 70% स्कोर किया है आफ्टर नेगेटिव, ठीक है, बट बाकी बच्चों ने तुमसे बेहतर किया है, तो क्या होगा? नहीं होगा 70 के बाद भी, ठीक है। बट मेंस में तुम्हारे पास वो सफिशिएंट टाइम है, वो सफिशिएंट स्कोप है, 7 पेपर है तुम्हें प्रूव करने के लिए खुद को। और 7 पेपर के लगभग कितने क्वेश्चंस बेटा? 150, ठीक है। तो 150 अलग अलग तरीके से तुम एग्जामिनर को, इवैल्यूएटर को प्रूव कर सकते हो दैट यू आर बेटर देन द अदर्स। क्लियर? एंड दैट्स व्हाई मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जो आपकी मुख्य परीक्षा है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन आंसर्स को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे बेटर बनाना है। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि जीएस पेपर 2 में तुम्हारे नंबर नहीं आते। उसका कारण ही ये है कि हम जीएस पेपर 2 के जो आंसर्स लिखते हैं वो सिर्फ जीएस 2 के हिसाब से लिखते हैं, जबकि हमें आंसर लिखना चाहिए जीएस 4 को भी ऐड कर लो, ठीक है, ऑप्शनल को भी ऐड कर लो, तुम्हारा आंसर इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा आंसर इम्प्रूव हो गया तो तुम्हारे नंबर भी बढ़ जाएंगे, गारंटीड। क्लियर? बट करना क्या है? वो इम्प्लीमेंटेशन तुम लोगों को करना पड़ेगा, और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो सारी चीज़ें तुम लोगों को समझनी होगी कि ये है क्या, व्हाट एग्जैक्टली आर दीज फिलोसफीज। क्लियर? सो पेपर 1 क्लियर है। नाउ व्हेन इट कम्स टू पेपर 2, पेपर 2 का पार्ट 1 व्हाट इट सेज, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। अब समझना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम पढ़ क्या रहे हैं? सिंपली अगर मैं कहूँ तुलनात्मक राजनीति, तो समझ में आ रहा है मतलब क्या है? वी आर सपोज टू कंपेयर डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। अलग अलग राज्य व्यवस्था को हमें उसका कंपैरिजन करना है। एंड वही यूपीएससी आजकल पूछ रहा है बेटा जीएस पेपर 2 में। जैसे पिछले साल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस को कंपेयर करवाया था, ठीक है, कि हाउ इंडियाज प्रेसिडेंशियल प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रांस प्रेसिडेंशियल प्रोसेस। क्वेश्चन है, ठीक है। इंडियाज स्पीकर इज कंपेयर्ड विथ स्पीकर ऑफ ब्रिटेन, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, एकदा अध्यक्ष हमेशा अध्यक्ष। ये प्रश्न है, पूछा है, अभी पिछले 2-3 सालों की बात कर रहा हूँ। क्लियर? इसका मतलब क्या है? अब जीएस पेपर 2 में सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बेटा, यू नीड टू कंपेयर इट विथ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज एज वेल। अन्य संवैधानिक अधिकारियों से या अन्य संविधानों से तुम्हें तुलनात्मक अध्ययन भी करना है। और वो कंपैरिजन कब हो सकता है? व्हेन यू विल स्टडी। प्रेसिडेंशियल सिस्टम सभी जानते हैं, है ना, बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी अलग अलग तरह का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी है। वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ टर्की इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ यूएस। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ ब्रिटेन इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। सो हाउ कैन यू राइट अ बेटर आंसर देयर? ओनली बाय कंपेयरिंग। और वो कंपैरेटिव अप्रोच डेवलप कहाँ से होगा? बाय स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। इसीलिए आपको क्या पढ़ना है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। और इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तुलनात्मक राजनीति में, न केवल आप डिफरेंट फिलॉसफीज ऑफ स्टेट पढ़ते हैं, ठीक है, साथ ही साथ आप डिफरेंट मॉडल्स ऑफ
गवर्नमेंट भी पढ़ेंगे, जो आजकल यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक होता जा रहा है। प्रेसिडेंट को कंपेयर करना, वाइस प्रेसिडेंट को कंपेयर करना, स्पीकर को कंपेयर करना, या प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को कंपेयर करना, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल, जब आप अन्य देशों के संविधान को भी समझे। और अगर उन्हें के पूरे संविधान को नहीं समझ सकते तो फिर उसकी पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था है वो किस तरह की है, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट आंसर्स इन अ मच बेटर वे। क्लियर? सो दैट इज व्हाट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आईआर हम लोगों ने पढ़ा है ना? अब बोलो हाँ, है ना? 1 ईयर वाले भी कह सकते हैं हाँ, 2-3 ईयर वाले बोलेंगे नहीं, है ना? बट 1 ईयर वाले कहेंगे हाँ सर पढ़ा है, मना कर नहीं सकते, क्योंकि ये मुझे याद है कि मैंने पढ़ाया था, है ना बेटा प्रेम? नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने सीधे शुरुआत कहाँ से की थी? इमर्जेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। थोड़ा रेफरेंस दिया था वर्ल्ड वॉर्स का, और उसके बाद हमने बात कर ली थी हाउ द सिस्टम हैज़ इमर्ज्ड, कैसे हम बाइपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड पे शिफ्ट हुए, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल साइंस, जब हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मॉर्गेनथाउ, द फिलोसोफर हांस मॉर्गेनथाउ एंड हिज गेम थ्योरी एंड सिस्टम थ्योरी, ठीक है। दैट इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ गेम विच इज प्लेड बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स, ठीक है। अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं जिनके मध्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक गेम की तरह है, ठीक है। और इस गेम में हर कोई किस प्रकार खेलना चाह रहा है बेटा? जीतने के लिए, है ना? क्या बेटा? ठीक है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे डिफरेंट सिस्टम काम करते हैं। बाइपोलर वर्ल्ड क्या है, लूज बाइपोलर क्या है, ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है, यूनिवर्सल एक्टर क्या है, ठीक है। सो अलग अलग मॉडल्स क्या है, किस तरह की व्यवस्थाएं बन सकती है, ठीक है, और इन व्यवस्थाओं के मध्य आपसी संबंध किस तरह के निर्मित होता है, ठीक है। और हमने आईआर में थ्योरीज नहीं पढ़ी है ना, हमने सीधे कंट्रीज के साथ रिलेशंस पढ़े हैं, ठीक है। बट आईआर में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी है, लिबरल पर्सपेक्टिव भी है, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव भी है, नियो रियलिज्म भी है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनलिज्म भी है। सो देर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड थ्योरीज ऑफ आईआर एज वेल। और अगर आप वो थ्योरी समझते हैं तो आपकी आईआर की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। क्लियर? देयर विल बी मल्टीपल इम्प्रूवमेंट इन योर इंटरनेशनल रिलेशंस। क्लियर? सो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस की डिफरेंट थ्योरीज यू नीड टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग दोज डिफरेंट थ्योरीज, उन विभिन्न सिद्धांतों को समझ के पढ़कर आप अपना जो इंटरनेशनल रिलेशन के जो 4 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं जीएस पेपर 2 में, उसे बेटर एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या प्रेडिक्शन किया जा सकता है इन फ्यूचर, व्हाट शुड बी द रोल। और अगर इंडिया बांग्लादेश पूछता है, ठीक है, सो यू नीड टू मेंशन व्हाट आर द अजम्पशंस विच इंडिया पुट्स फॉरवर्ड, क्लियर, और व्हाट आर द पॉसिबल फ्यूचर सिनारियोज विच कैन बी जनरेटेड, ठीक है। ये तभी संभव है जब आप उन्हें सैद्धांतिक दृष्टिकोण से समझेंगे। जब तक आप उन्हें सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नहीं समझेंगे बेटा, आप उन अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। जैसे अगर हम बात करते पश्चिम एशिया की, वेस्ट एशिया पढ़ाया है ना, पूरा एक हमने डायग्राम बनाया था, दिमाग ख़राब किया था हमने, है ना, याद होगा 1 ईयर वालों को, ठीक है। उस डायग्राम को समझने के लिए, ठीक है, तुम्हें रियलिज्म को समझना होगा कि यथार्थवाद है क्या। और अगर रियलिज्म समझते हो बेटा, तो वो जो वेस्ट एशिया वाला मैप है, ठीक है, वो बड़ी आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा,
ठीक है, हाँ तुम लोगों की शक्लें बता रही है कि तुम सारी चीज़ें भूल गए हो, है ना। 1 ईयर वालों की बात है बेटा, 2-3 ईयर वालों की बात नहीं है, उन्हें नहीं पढ़ाया मैंने, है ना, है ना, ऊपर ऊपर से याद है, हाँ थोड़ा थोड़ा याद। सो द पॉइंट हियर इज, क्यों तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे तुम इंटरनेशनल रिलेशन को फाउंडेशनल लेवल पे समझोगे, ठीक है, तुम्हारी जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो जाएगी। तुम ज़्यादा बेहतर तरीके से अज्यूम कर पाओगे कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है, और ऐसा अगर हो रहा है तो इसका भविष्य क्या होगा। और अगर तुम वर्तमान को समझ के भविष्य का अनुमान लगा पा रहे हो, ठीक है, तो उस स्थिति में कंक्लूजन क्या होगा, यू विल बी एबल टू मेंशन द सॉल्यूशंस इन अ मच प्रैक्टिकल वे। क्लियर? दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग IR इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपका अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ लोग मानते नहीं हैं ना, बात करनी होती है तो तुरंत करनी होती है, एक बार अगर फ़ोन कट कर दिया जाए तो समझ जाना चाहिए, क्यों करें मैसेज, समझे सामने वाला, ठीक है। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। IR समझ रहे हैं, ठीक है। इसे समझने के बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट डायमेंशंस एज वेल। समझना, हमने वर्ल्ड वॉर समझा था, है ना, वर्ल्ड वॉर के बाद हमने बाइपोलर वर्ल्ड भी समझा था, और साथ ही साथ हमने कोल्ड वॉर भी समझा था, है ना। बट इन सारे इंटरनेशनल रिलेशन में हमने कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको सिर्फ रेफर किया था, जैसे कि नियो, ठीक है, अगर याद हो तो, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है, कोल्ड वॉर का जो डिटेंट वाला फेज था वहाँ पे इसका रेफरेंस दिया था, ठीक है। बट ये न्यू इमर्ज कैसे हुआ, क्या इसका मतलब है, हिंदी में अगर बात करूँ तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, ये शीत युद्ध के काल में जब हम पढ़ रहे थे बेटा, तब तनाव शैथिल्य की जो अवस्था थी वहाँ हमने इसे समझा था कि तनाव शैथिल्य हुआ क्यों था, क्यों, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार हो गया था, ठीक है। तो ये नियो क्या है, इसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, इसका परिणाम क्या निकला, ये सारी चीज़ें वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। फिर वी नीड टू स्टडी CMEA, Council of Mutual Economic Assistance. We need to understand the Marshall Plan. We need to understand the Truman Doctrine. ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में जो GS पेपर 2 का पार्ट है IR में, हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं बाकी देशों के साथ, ठीक है। बट उसके अलावा जो चीज़ें हैं हम उन्हें नहीं समझते, ठीक है। तो हमने जब सिर्फ इंडिया और बाकी देशों के रिलेशन समझ लिए और आसपास के घटनाक्रम को समझ लिया कि डेवलपिंग में क्या हो रहा है, डेवलप्ड में क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, डी ग्लोबलाइजेशन क्या है, और आजकल एक नया टर्म आ गया बेटा मार्केट में, डी डॉलराइजेशन, है ना। डी डॉलराइजेशन इज अनदर मैकेनिज्म विच इज कॉम्प्लीमेंटिंग डी ग्लोबलाइजेशन ओनली, ठीक है। वैश्वीकरण को हम समर्थन दे रहे हैं, ठीक है। अब एक वैश्वीकरण के विरुद्ध एक नई नीति है जो हमने IR में पढ़ी है, दैट इज प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद, कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, विकसित देश अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और डी डॉलराइजेशन इज अनदर प्रोसेस ऑफ दैट, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को कैसे आप इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से
कैसे आप मल्टीपल डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं, दैट विल हेल्प यू टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट IR। और ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनका फर्स्ट सर्विस प्रेफरेंस फॉरेन सर्विस है। हालांकि इस क्लास में कम बच्चे हैं ऐसे, बट जिनका फॉरेन सर्विस प्रेफरेंस है, तुम लोगों के लिए बेटा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम समझो कि क्या है विश्व राजनीति। क्लियर ये चीज़। नॉट ओनली दिस, आफ्टर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, दैट इज पेपर 2 का पार्ट बी अगर हम बात करें, जहाँ पे मेन चीज़ है इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, और जब इंडिया एंड वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो इंडिया एंड वर्ल्ड में वी नीड नॉट टू स्टडी ओनली द मेजर नेशंस। क्या IR में हमने लैटिन अमेरिका किया? नहीं किया, सिवाय ब्राज़ील के। वो भी ब्राज़ील हमने ब्रिक्स के कंटेक्स्ट में ही करा है। ठीक है, क्या IR में हमने कैरिबियन आइलैंड किए हैं? नहीं। ठीक है, क्या IR में हमने अफ्रीका को बहुत ज़्यादा फोकस किया है? नहीं। ठीक है, क्या IR में हमने नॉर्थ और साउथ को डिस्कस किया है? नहीं। ठीक, मीन्स हमने IR में सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो प्रोबेबल क्वेश्चंस पढ़े हैं जो आ सकते हैं, बट जियो पॉलिटिक्स को और जियो स्ट्रैटेजी को समझा है क्या? भू राजनीति और भू रणनीति को हमने समझा है क्या? नहीं। ठीक है, हमने सिर्फ टुवर्ड्स द एंड की जो वो 1-2 क्लासेस थी, ठीक है, सिर्फ उसी को समझा था, वेस्ट एशिया वाला। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्लोबल पावर्स भी ऐड ऑन हो गए थे, या रशिया यूक्रेन वाला। ठीक है, उसके अलावा हम IR में GS पेपर 2 में हम इतना डेप्थ में नहीं जाते। वहीं पर जब हम PSIR की बात करते हैं ऑप्शनल की, पेपर 2 में we go in depth of international relations where each and every aspect of relations of India with every single country needs to be understood। भारत का विश्व के सभी देशों के साथ किस तरह का संबंध होगा, किस तरह का संबंध रहा है और वर्तमान स्थिति क्या है, वो सारी चीज़ें इंडिया एंड द वर्ल्ड में समझना है। क्लियर? और जब हम इंडिया के रिलेशंस हर एक देश के साथ समझ लेंगे, सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स, वन इज़ डेवलप्ड, अनदर इज़ डेवलपिंग। और इंडिया की बात करूँ तो इंडिया कहाँ पर है बेटा? ऑफिशियली डेवलपिंग में है ना, बट अनऑफिशियली डेवलप्ड में। सो इंडिया लाइज समवेयर इन बिटवीन, भारत दोनों के बीच में है ना। चाइना डेवलपिंग है ना, चीन विकासशील देश है बेटा, वो भी ऑफिशियली है ना। तो दोनों दृष्टिकोण से हमें समझना होगा, और जब हम ये सारी चीज़ें समझते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो IR को लेकर अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। और जब हमारा IR ज़्यादा बेहतर होगा तो GS पेपर 2 बेटा कहीं गया क्या? और बेहतर हुआ या नहीं हुआ? द ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो भी समझा है थियोरेटिकली, ठीक है, उसे आपको इम्प्लीमेंट करना है GS पेपर 2 में। आई बात समझ में? सिलेबस समझ में आ गया क्या है PSIR का? अब आ जाते हैं GS पेपर 4 पे, एथिक्स, है ना। बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन देख रहा था मैं, ठीक है, तो बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन मिला है GS पेपर 4 का PYQ में ही। देयर इज सफिशिएंट फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, गांधी, है ना। दुनिया में सभी की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध है किंतु लालच के लिए नहीं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। नाउ कैन यू आंसर दिस विदाउट अंडरस्टैंडिंग गांधी इन डिटेल? नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग ऑफ गांधी। क्या बोल रहे हो बेटा? दोबारा रिपीट करूं, है ना। दुनिया में लोगों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त साधन है किंतु लालच के लिए नहीं। ठीक है, सो अगर तुम सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करोगे तो दुनिया सुखी हो जाएगी बेटा।
बट दुनिया में तनाव ही तब निर्मित होता है जब लोग लालच करना शुरू कर देते हैं। और इस कोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड गांधीज ट्रस्टीशिप। गांधी जी का जो न्यासीता का सिद्धांत है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बाय अंडरस्टैंडिंग द फिलोसफीज, ठीक है, यू कैन राइट आंसर इन अ मच बेटर वे। क्लियर। एक और क्वेश्चन है जो मैंने एथिक्स वाले बच्चों को दिया भी है लिखने के लिए, ठीक है। एवरी ह्यूमन एस्पायर टू बी हैप्पी इन हिज लाइफ, ठीक है। व्हाट इज हैप्पीनेस मेंट फॉर यू। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में खुशियों की आकांक्षा रखता है। आपके मत में खुशी का अभिप्राय क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके होते हैं बेटा, समझना। ये पहला ही क्वेश्चन है शायद 2013 का, जिस साल एथिक्स आया था, ठीक है। अब ये पहला ही क्वेश्चन है तो यहाँ पे आंसर लिखने के दो तरीके हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से अपने पर्सपेक्टिव में अपने शब्दों में आंसर लिखो, ठीक है, कि खुशियाँ क्या है, ठीक है, और तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए खुशियाँ क्या है। फिर वहाँ बच्चे लिखते हैं कि समाज का भला हो जाए, मैं अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर लूँ, ठीक है, अपने परिवार को उनकी समस्त ज़रूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को खुशी प्रदान करूँ, वही मेरे लिए खुशी है, ठीक है। इस तरह का आंसर भी लिखा जाता है। बट यहीं पे अगर तुम बेंथम को कोट करो, दैट एवरी इंडिविजुअल इज गाइडेड बाय टू इटर्नल फैक्टर्स, प्लेजर एंड पेन, क्लियर, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में दो ही कारकों से निर्धारित होता है, सुख और दुख, और प्रत्येक व्यक्ति कोशिश करता है कि वह अपने जीवन में सुखों को अर्जित करे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ज़्यादा बेटर कौन सा है, बेंथम वाला। पेपर तुम्हारा एथिक्स है, ठीक है, बट व्हाट यू हैव डन, PSIR ऐड कर दिया तुमने, फिलोसोफर कोट कर दिया, ठीक है। और एथिक्स पढ़ाते वक्त मैंने बार बार एक चीज़ कही है तुम लोगों को, 2-3 ईयर वालों की बात हो रही है अब, ठीक है, 1 ईयर वालों में एथिक्स मैंने नहीं पढ़ा। बार बार कहा है, जितना ज़्यादा तुम कोट्स यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा तुम फिलोसोफर को ऐड ऑन करोगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स खींचेंगे, ठीक है। और PSIR की जब हम बात करते हैं तो PSIR में लगभग हमें 22 से 24 फिलोसोफर्स पढ़ने हैं, ठीक है, और उनकी सारी की सारी फिलॉसफी इन डिटेल। एथिक्स में तो हमने सिर्फ वही फिलॉसफी पढ़ी है जो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है, ठीक है। PSIR में हमें वो सारी फिलॉसफी पढ़नी है जो उस फिलॉसफर ने दी है, हमें फिलॉसफर को समझना है, ठीक है। और जब सारी फिलॉसफीज़ हम पढ़ेंगे इन डेप्थ, तो चाहे वो क्वेश्चन हैप्पीनेस का हो, चाहे वो क्वेश्चन इंटीग्रिटी का हो, चाहे वो क्वेश्चन जस्टिस का हो, ठीक है। हालांकि हमने एथिक्स में भी पढ़ा है और PSIR में भी है, रॉल्स, जॉन रॉल्स एंड उसकी थ्योरी जस्टिस की पढ़ाया है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एथिक्स में और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारे PSIR में भी। रॉल्स फेवरेट है फिर से, क्योंकि कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर है, क्लियर। और कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन तो 4 से 5 तुम्हारे फिक्स है ऑप्शनल में, ठीक है। और कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन ही तुम्हारे 3 से 4 फिक्स है एथिक्स में, ठीक है। ऐसे तो फिर नेक्स्ट लेवल है ऐसे की तो मैं अभी बात ही ना करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे की बात करूँ तो 2024 का ऐसे का पेपर है किसी के पास? नहीं है। हाँ, हैप्पीनेस इज अ पाथ नॉट ए डेस्टिनेशन, ठीक है। प्रसन्नता स्वयं में एक मार्ग है, लक्ष्य नहीं, ठीक है। तो फिर कोट करो यहाँ पे, बेंथम को लगाओ, मिल को लगाओ, ठीक है, एरिस्टोटल को लगाओ, जितने फिलोसोफर्स तुम लिख सकते हो बेटा। समझना, जिस तरह का UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, जितना फिलोसफिकल UPSC हो रहा है आजकल एसए को लेकर, ठीक है, उतना ही PSIR वालों के लिए फ़ायदे का सौदा बनते जा रहा है UPSC। क्यों? क्योंकि 1250 शब्द लिखना बेटा बिना फिलॉसफी के संभव ही नहीं है, है ना। वो अपनी सारी दार्शनिकता
लिखनी पड़ेगी, बट बेटर है अपनी दार्शनिकता लिखने की बजाय फिलोसोफर्स की लिख दो, क्योंकि वहाँ नंबर मिल जाएंगे। अपनी लिखने जाओगे तो तुम लोग भी जानते हो क्या होगा फिर, है ना। मैं ना ही समझाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है, राइट। सो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो PSIR का सिलेबस समझ में आ गया हमें, और PSIR के सिलेबस के साथ साथ, ठीक है, किस तरीके से GS में हमें एक्स्ट्रा नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। क्या हम ऐसा करें कि GS पेपर 2 में हमारे एक्स्ट्रा नंबर आए, क्या हम ऐसा करें कि GS पेपर 4 में हमारे एक्स्ट्रा नंबर आए, और जितना हम PSIR में नॉलेज गेन करेंगे उतना ही बेहतर आप एस्से को लिख पाएंगे, ठीक है। और मैंने कल भी बताया था तुम लोगों को कि एस्से में बच्चे 160 नंबर भी ले आते हैं, ठीक है। और UPSC में सिलेक्शन के लिए मार्केट में एक ट्रेंड है बेटा कि 4 चीज़ों पे फोकस कर लो, 4 पेपर पे तुम्हारा UPSC क्लियर हो जाएगा। ऑप्शनल के 2 पेपर, एथिक्स और एस्से, ये 4 पेपर तुम्हारा 1000 नंबर पकड़ लेगा, ठीक है। और इन चारों की तैयारी एक ही पेपर से हो रही है तुम्हारे PSIR से, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है तुम्हारे लिए, क्लियर। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू स्कोर, दिस इज़ हाउ यू नीड टू इम्प्रूव योर मार्क्स। इसीलिए इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की मैं बात करता हूँ बार बार, कैसे तुम्हें अपना ऑप्शनल को GS में शामिल करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शामिल करोगे ऑप्शनल को, ठीक है, उतना ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे तुम्हारे बाकी बच्चों से अच्छा आंसर लिखने के, और जितना बाकी बच्चों से अच्छा आंसर लिखोगे उतने ही ज़्यादा तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे टॉप 100 में आने के। क्योंकि बनना IAS है ना, या सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है, ऐसा तो नहीं है, IAS बनना है, और IAS बनने के लिए टॉप 100 चाहिए बेटा, है ना। और अगर जनरल वाले हो तुम लोग तो फिर टॉप 80 की बात करो फिर, या टॉप 70 की बात करो, है ना। तो मुश्किल है, ठीक है, नामुमकिन नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, संभव कैसे है? संभव तब है, मैं कल भी कह रहा था, जब तुम चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है। पूरा सिलेबस अगर एक साथ देखोगे तो पहाड़ लगेगा, और अगर उस सिलेबस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करोगे और इंटरकनेक्टेडनेस एस्टेब्लिश करोगे तो वही चीज़ तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ईजी हो जाएगी। क्या बोला बेटा? तुम ही से पूछ रहा हूँ। हाँ तुमसे ही ना ना बोलो। ये कौन है? झारखंड की? अच्छा, क्लियर है? एनी डाउट और क्वेश्चन नाउ रिलेटेड विद सिलेबस और रिलेटेड विद द सब्जेक्ट? कोई डाउट नहीं? सिलेबस समझ में आ गया है, कैसे इसे GS 2 में और GS 4 में इम्प्लीमेंट करना है ये भी समझ में आ गया है, क्लियर। नाउ कल की क्लास में हम समझेंगे कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कैसे, क्या स्ट्रैटेजी है होगी हमारी कवर करने की, किस तरीके से हम यूनिट बाय यूनिट जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों की स्टाइल है, ठीक है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, ठीक है। कुछ लोगों का स्ट्रैटेजी ये होता है कि सबसे पहले फिलोसोफर्स पढ़ा दिया जाए, ठीक है, और फिर बाकी चीज़ें पढ़ी जाए, क्लियर। कुछ लोग पॉइंटर फॉर्मेट में जाते हैं एज पर द सिलेबस, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करवा देते हैं, बात ख़त्म, ठीक है। हम PSIR कैसे पढ़ेंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से रिवीजन करेंगे, ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस टुमारो, क्लियर। चलिए स्टार्ट पेपर 1 से, पार्ट 1। वो ज़रूरी नहीं है बेटा। चलिए कल मिलते हैं बेटा फिर।